नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपसे इस लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि +1 क्लास का यूनिट 2 है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इस टॉपिक के कंटेंट्स क्या हैं वो सारे बतला दिए थे। अब मैं स्टेप वाइज उन कंटेंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। तो इस टॉपिक में कुछ हिस्ट्री की बातें हैं कि हम इस स्टेज तक कैसे पहुंचे हैं। तो लेट अस बिगिन दैट पार्ट। सबसे पहले 1808 में डॉल्टन, जो एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था, उसने कहा कि जो मैटर है उसका सबसे छोटा पार्ट जो है वो एटम है, विच इज इंडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। तो काफी साल ये बात एज सच ही चलती रही, जिसमें एटम को इनडिस्ट्रक्टिबल और इंडिविजिबल माना गया। बट लेटर ऑन जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे हम ग्लास रॉड या एबोनाइट रॉड को सिल्क या वूल के ऊपर रब करते हैं, तो वी ऑब्जर्व इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। तो डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस। तो ये जो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट हैं, ये हमें इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बतलाते हैं। और इस बात को और ज्यादा सपोर्ट मिल गई जब फैराडेज के इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट्स सामने आए। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, जिसमें हम ये छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसको बैटरी से अटैच करते हैं और हम कोई इलेक्ट्रोलाइट बीकर में लेते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आयंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो ये बात अपने आप में एक सबूत है जो कि मैटर की चार्ज नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिकल नेचर मैटर की कहां से आ गई अगर एटम डिविजिबल ही नहीं है। तो फिर इस फील्ड में कुछ एमिनेंट जो साइंटिस्ट थे, जैसे जे थॉमसन हो गया, चैडविक हो गया, गोल्डस्टीन हो गया, नील बोहर हो गया, राइट। तो इनकी रिसर्च से, वर्क से हमें ये पता चलना शुरू हो गया कि एटम जो है वो दैट इज नो लॉन्गर, दैट इज बेसिकली डिविजिबल एंड विच कंप्राइजेस ऑफ नंबर ऑफ subatomic particles. But here we will discuss only 3 fundamental subatomic particles. These are electrons, protons and neutrons. तो मेरा जो आज पहला टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं आपको क्रुक्स का एक एक्सपेरिमेंट आपसे शेयर करूंगा, जिसमें उसने इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। ये अराउंड 1879 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। उसमें उसने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, हार्ड ग्लास की, दैट वाज अराउंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड वो इस तरह की ट्यूब थी जिसको वैक्यूम पंप से अटैच किया हुआ था। ये स्टॉप कॉक है, जस्ट टू एडजस्ट प्रेशर। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, और इनको हाई पोटेंशियल सप्लाई किया गया है। यू कैन सी दिस इज विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन कॉइल। अराउंड 10,000 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो सप्लाई किया गया है। तो इस ट्यूब को हम क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट शो कर रहा हूं कि जब यहां गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो हाई पोटेंशियल सप्लाई किया गया, तो यहां से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की, राइट। रिमेंबर, प्रेशर ऑफ गैस इज 1 एटमॉस्फेयर। ये बात
इंडिकेट करती है कि जो गैसेस हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड रिमेंबर, मैं स्ट्रेस दे रहा हूं 1 एटमॉस्फेयर मींस हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मींस नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा है। फिर क्रुक्स ने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विद 1 mm प्रेशर। ओके, अब जो प्रेशर 1 mm इज, यहाँ ये जो प्रेशर लिया गया है 1 mm, देखिए हम प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी मेजर करते हैं। तो ये 1 mm 760 mm जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को बहुत डिक्रीज कर दिया गया। तो उसने सरप्राइजिंगली क्या ऑब्जर्व किया कि यहां ट्यूब में एक ग्लो ऑब्जर्व किया गया। ओके, एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। एंड ये जो ग्लो था, ये जब गैसेस बदली गई तो ग्लो का जो रंग था वो भी बदला। जैसे हम नियॉन की बात करते हैं, नियॉन गैस में जनरली ऑरेंज रेड कलर का ग्लो आता है, ठीक है। तो साइन बोर्ड्स वगैरह में नियॉन गैस यूज की जाती है। एंड द कलर ऑफ द ग्लो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन। अब उसके बाद प्रेशर और कम कर दिया गया। जब प्रेशर और कम किया गया तो क्या हुआ, ये जो ग्लो था वो डिसअपियर हो गया। ओके, एंड फिर क्या किया उन्होंने, ये जो एनोड था, सी नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड को जिसको हम एनोड कह रहे हैं उसको परफोरेट कर दिया गया। परफोरेट मींस उसमें होल्स कर दिए गए। जब उसको यहां फिट किया और सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लो प्रेशर अराउंड 0.01 mm, आई अगेन रिपीट, ये हाइट ऑफ मर्करी जो है हम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो 0.01760 mm 1 एटमॉस्फेयर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 0.01 mm कितना कम प्रेशर होगा, मींस गैस के पार्टिकल्स का नंबर बहुत कम है। तो क्या देखा गया कि यहाँ ग्लो तो नहीं था, पर ये जो साइड है ये कंफर्म करना था कि जो रेज निकल रही हैं वो इसमें से पास हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उनका नेचर को स्टडी करना था। और यहाँ पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड जो कि ग्लो करती है, राइट, किसी मटेरियल पार्टिकल के स्ट्राइक करने पे, तो हमने क्या देखा कि इतने लो प्रेशर पे जब एक्सपेरिमेंट हुआ ग्लो डिसअपियर हो गया, पर ये साइड जो थी ये ग्लो कर रही थी एनोड के बैक साइड के पीछे वाली साइड। तो इट मींस यहां से करंट जो है वो पास कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही थी, चाहे ग्लो नहीं नजर आ रहा था। इसका मतलब कंटिन्यूअसली यहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो है ये क्रुक्स ने परफॉर्म किए थे। एंड यहां से जो रेज निकली हैं इनका नाम कैथोड रेज पड़ गया। कैथोड रेज नाम पड़ने के पीछे रीजन ये था क्योंकि ये कैथोड से निकलती हुई नजर आ रही थी। क्लियर, देखिए इस एनोड में से होती हुई इधर निकल आ रही है, इट मींस डेफिनेटली ये इधर से आ रही है, फ्रॉम कैथोड से आ रही है, इसीलिए इन रेज का नाम कैथोड रेज पड़ गया। फिर जे थॉमसन ने, को-वर्कर्स ने और कुछ अदर साइंटिस्ट ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में स्टडी किया और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया। जब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया तो उनकी प्रॉपर्टीज को सम अप किया गया। मैं अब आपको उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बतलाता हूं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। कैथोड रेज, ये प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की। कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो कैथोड रेज है स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, राइट। इसमें देखिए यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रुकावट रखी गई है, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। तो क्या देखा भाई, यहां से कैथोड रेज जब पास हुई तो क्योंकि ये रास्ते में रुकावट है और रेज जब पास हुई तो उसकी शेडो यहां पे बनी। हम
जब बात करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इनका शेडो बना, तो उसको कैसे समझा जा सकता है? जैसे ये मेरा हाथ है, यहाँ से रेस पास कर रही है, राइट? तो इसमें से तो पास नहीं कर रही है ना, साइड से पास कर रही है, तो क्या होगा, इसका एक इमेज जो है वो बन जाएगा, दैट इज अ शेडो, इसका नजर आएगा। दैट इज व्हाई वी कैन फील कि जो रेज आ रही थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। सेकेंड, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल मीन्स पदार्थ की बनी। अब कैथोड रेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो पदार्थ की बनी है, ओके। अब देखिए कैथोड रेज कहाँ से आई। पहली बात ये आपके दिमाग में होना चाहिए, हमने क्रुक्स एक्सपेरिमेंट को कंसिडर किया। इसमें कोई गैस रखी है, गैस को हाई पोटेंशियल सप्लाई किया और रेज प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब हमारा मेन सोर्स गैस है, राइट। तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेट करना है। हमें बेसिकली इसका सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हम एटम की जो इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी है, जो डाल्टन ने कहा था भी एटम टूट नहीं सकता, उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं जिसका वो बना हुआ उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो रेज हैं, कैथोड रेज है, वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच की है, मींस उनकी मटेरियलिस्टिक नेचर है। तो मटेरियलिस्टिक नेचर का मतलब क्या है, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? देखिए इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में एक ये स्टैंड है, यहाँ पे एक छोटा सा फैन टाइप बहुत लाइट वेट पार्टिकल रखा हुआ है, ओके। इसको एक्सेल पे माउंट किया हुआ है, एंड जब ये रेज पास करती हैं तो इसको रोटेट करती हैं। अगर मैं अपने हाथ को किसी चीज से जोर से स्ट्राइक करता हूं तो ये आगे मूव करता है। इसका मतलब पदार्थ, ऑब्वियसली किसी पदार्थ ने इसको स्ट्राइक किया, मैटर ने स्ट्राइक किया, तभी ये आगे मूव किया। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि डेफिनेटली जो रेज आ रही हैं उनका कुछ मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, मैटर का अप्रोच है, तभी उसने उस फैन को रोटेट किया है। इज दैट क्लियर? देन कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ऑब्वियसली जब रेज किसी सब्सटेंस से पास कर रही है वो गर्म हो जाता है, मींस इट इज प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट। देन दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास। अब ये गैस की आयोनाइजेशन, अब हमारे लिए नया शब्द है आयोनाइजेशन। चलिए इसको वैसे तो एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगी, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास गैस है, हीलियम गैस, ओके। अगर मैं इसकी आयोनाइजेशन की बात करता हूं, इसकी आयोनाइजेशन का मतलब है इसका आयन में कन्वर्ट हो जाना। किसी भी चीज का आयन में कन्वर्ट होना आयोनाइजेशन होता है। इसकी आयोनाइजेशन कर रहा है। क्या आपको अब समझ आना शुरू हो गया है कि ये अगर ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, अगर टूट नहीं सकता, तो आयंस कैसे बन गए? तो हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ गैस हो रही है, जो कि लेटर ऑन हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देंगे। तो यहां मेरा मकसद था आपको बताना कि गैस की आयोनाइजेशन का मतलब क्या है। ये है गैस की आयोनाइजेशन का मतलब। देन दे प्रोड्यूस एक्स रे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट हार्ड मेटल्स लाइक मोलिब्डेनम और टंगस्टन। कुछ हार्ड मेटल्स जैसे बहुत ही डेंस मेटल्स हैं, टंगस्टन W से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलिब्डेनम MO से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इनको कैथोड रेज के साथ फास्ट मूविंग कैथोड से स्ट्राइक करते हैं, राइट, तब जब फास्ट मूविंग कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं इसके ऊपर करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी, then some heat is produced that is coming out in the form of X-rays. So cathode rays are the source of X-rays when these cathode rays strike dense material like molybdenum or tungsten. They affect photographic plate films. Photographic plates क्या होती हैं? बेसिकली सिल्वर ब्रोमाइड की प्लेट्स हैं, ये उनको भी इफेक्ट करते हैं। वन मोर एक्सपेरिमेंट, सी दिस। यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए यहाँ मैंने जो एनोड है वो इधर बनाया है, हाई वोल्टेज यहाँ सप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड्स दो और सप्लाई किए हुए। मींस मैं इस कैथोड रेज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूँ, जिसमें पॉजिटिव पोल ऊपर रखा है, नेगेटिव पोल नीचे रखा है। मींस एनोड जो है वो ऊपर है, कैथोड नीचे है। तो हम सरप्राइजिंगली क्या देखते हैं कि जो रेज पास हो रही हैं ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं एक साइड पे। तो वो किसका सबूत दे रही हैं? इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर का, कि जो नेचर है सब इस रे की वो चार्ज्ड है। और कौन सा चार्ज आ रहा है? सिंस इट इज डाइवर्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, डेफिनेटली ये जो रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड रेज हैं। तो अब दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमें समझ में आ रहे हैं। वन, कि ये नेगेटिवली चार्ज हैं, सेकेंड
मैटर की बनी हुई है, पदार्थ की बनी हुई है। इसी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए एक मैग्नेट रखा है यू शेप, जिसमें हम क्या देखते हैं कि रेज की डिफ्लेक्शन ऐसे हो रही है कि जो फिर से कंफर्म कर रही है कि रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई है। तो यहाँ 4 एक्सपेरिमेंट्स में 4 प्रॉपर्टीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। देन दे पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। ओके, क्लियर? व्हाट डू वी मीन बाय पेनिट्रेशन इफेक्ट? ये सब्सटेंस है, अगर रेज इसमें कुछ पास कर रही है, एंटर कर रही है, उसको हम पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। तो जो ज्यादा थिक पार्टिकल्स नहीं है उसमें से ये रेज पास कर जाती हैं एंड दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास वॉल। ये देखिए हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट में किया था, ये देखिए जब एनोड को परफोरेट किया था तो ये पीछे वाली वॉल जो थी वो ग्लो कर रही थी, ग्रीनिश ग्लो दे रही थी ऑन द ग्लास वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब as well as on certain other phosphorescent or fluorescent substances such as zinc sulfide। प्रॉपर्टीज लिखी है, टची होने की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे क्रैम करनी है। यू पेन डाउन दीज प्रॉपर्टीज, जो मेन पॉइंट्स है एग्जाम, स्कूल एग्जाम के लिए उतना लिख सकते हैं। वी नीड नॉट टू बी सो टची कि वर्ड टू वर्ड वही लिखना होता है, मीनिंगलेस है। ओके, तो ये थे एक्सपेरिमेंट्स, ये प्रॉपर्टीज थी जहां से हमें कैथोड रेज की नेचर पता चली। एंड डेफिनेटली कैथोड रेज की जो नेचर है वहां से कंफर्म हो रहा है ये मटेरियलिस्टिक के नेचर हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो यहां से इन नेगेटिवली चार्ज्ड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ये जो मटेरियल पार्टिकल थे जिसकी कैथोड रेज बनी है उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। अब अगला सवाल ये था, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, पहली बात आया कहां से? डेफिनेटली गैस के बीच में प्रोड्यूस हुआ। अगर गैस के बीच में प्रोड्यूस हुआ तो वहां से कैसे निकल आया? तो क्या ये शक नहीं डेवलप करता कि डेफिनेटली शायद एटम के टूटने से, आयोनाइजेशन से ये पार्टिकल निकले हैं। इज इट क्लियर? अब इस फील्ड में जे थॉमसन का बहुत बड़ा रोल था। जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट गैसेस के साथ और डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड के साथ परफॉर्म किए और उनकी E/m वैल्यू, जो कैथोड रेज इनमें से डिफरेंट गैसेस में से और इलेक्ट्रोड्स की, डिफरेंट इलेक्ट्रोड की मदद से जो हम गैसेस में से जो कैथोड रेज बना रहे थे, राइट, उनकी नेचर को स्टडी किया गया। वहां से ये प्रॉपर्टीज लिखी गई। तो ये पता था ये चार्ज्ड पार्टिकल है। अब वो जो चार्ज्ड पार्टिकल है उसका चार्ज कितना है, उसका मास कितना है पार्टिकल का, उसको स्टडी करने के लिए जे थॉमसन का बहुत बड़ा रोल था। जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से E/m को वैल्यू को फाइंड आउट किया। E/m का मतलब है चार्ज टू मास रेशियो। जब E/m का वैल्यू फाइंड आउट किया गया तो पता चला कि गैस कोई भी ले लीजिए, एनी गैस, और इलेक्ट्रोड कोई भी ले लीजिए, सबके केस में जो E/m का वैल्यू है वो सेम आता है। हम इसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। सो दिस वैल्यू फॉर कैथोड रेज is 1.76 into 10 raised to power 8 coulomb per gram. Remember this value for your exams. 1.76 into 10 raised to power 8 coulombs per gram. And this is independent of the nature of gas taken in the discharge tube or independent of the nature of the electrodes taken. इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसको हम मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स, कैथोड रे चार्ज पार्टिकल है, उनके चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया गया था। इसको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज फाइंड आउट किया गया, दैट केम आउट टू बी माइनस 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. I repeat, minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. इसको हम यूनिट नेगेटिव चार्ज कहते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा चार्ज है जो मेजर किया जा सकता है। सो minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb is actually a unit negative charge, okay, जो कि कहां से मेजर किया गया, किसकी मदद से मेजर किया गया? मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड की मदद से। अब हमें E/m का वैल्यू पता था, जैसे मैंने अभी बताया,
जो कि सब गैसेस के केस में इस एक्सपेरिमेंट में सेम आता है। ओके, तो E बाई एम का वैल्यू का मतलब है चार्ज टू मास रेशो, वो कितना था 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। अब इस कैथोड रे का E बाई एम वैल्यू पता है, कैथोड रे का E का वैल्यू पता है, क्या आप M का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो यहां से जो M का वैल्यू आएगा वो, या E का वैल्यू पुट कर दीजिए, M का वैल्यू आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स और 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सो अब आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है क्या। इलेक्ट्रॉन is a fundamental particle of an atom whose charge is minus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, which is taken as a unit negative charge। ठीक है, मिनिमम चार्ज जो मेजर किया जा सकता है, एंड मास इक्वल टू 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम, which is 1/1837 times mass of hydrogen atom. Mass of hydrogen atom. So remember this thing. This is the definition of electron. It is the fundamental particle of atom whose charge is minus 1.6 into 10⁻⁹ coulomb and its mass is 9.1 into 10⁻28 gram, which is 1/187 times mass of hydrogen atom. तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अब अगला सवाल आता है ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। ओरिजिन कैथोड रेज आई कहां से? देखिए इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा देखिएगा। हाई पोटेंशियल सप्लाई किया, बीच में गैस है, ओके, देन ग्लो आया, फिर ग्लो डिसअपीयर हुआ और लो प्रेशर पे। तो प्लीज एनालाइज कीजिए, कैथोड रेज का ओरिजिन है इलेक्ट्रोड। कौन सा? कैथोड। तो बेसिकली क्या हुआ, कैथोड एक मेटल लिया है, हाई पोटेंशियल पे वो आयोनाइज किया, उसकी आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन्स निकले। उन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, यहां गैस है, हाई प्रेशर पे गैस के नंबर मॉलिक्यूल्स का इतना ज्यादा था कि वो जो कंडक्शन थी वो ऑब्जर्व नहीं हुई। जब प्रेशर कम करते गए, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी गैस है, हीलियम गैस है, तो क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, उन्होंने इस एटम को बम्बार्ड किया, अगर हीलियम है, इतने ज्यादा हाई पोटेंशियल पे इसको बम्बार्ड किया कि इसको आयोनाइज कर दिया। इसकी आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन निकले। तो कैथोड रे का ओरिजिन क्या है? कैथोड, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो जो बीच में गैस है उसको बम्बार्ड करेंगे हाई पोटेंशियल से, उससे वो गैस आयोनाइज होगी, फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे जो कि कैथोड रेज बनाएंगे। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, रिमेंबर दिस पार्ट। अब यहां हमारा अगला टॉपिक बनता है इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, कि क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे पदार्थ का यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है। मींस क्या सभी पदार्थ, अल्टीमेटली पदार्थ किसका बना है? एटम्स का। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, 118 एलिमेंट्स है, क्या इन सभी एलिमेंट में जब उसको आयोनाइज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन आता है वो एक ही तरह का है? आंसर इज यस, इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। कैसे भाई? अभी आपने देखा है कि जो जे थॉमसन ने स्टडी किया कि आप यहां कोई भी गैस ले लीजिए, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लीजिए, उन सब केसेस में जब हम E/m के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो वैल्यू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम ही आती है। एंड मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से जो चार्ज ऑफ पार्टिकल आ रहा है कैथोड रे का, वो
यूनिट चार्ज कितना आ रहा है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ही आ रहा है। इट मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है E/m की और E की, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द कैथोड और द नेचर ऑफ द गैस टेकन। इसका मतलब क्या हुआ, यस डेफिनेटली ये यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ओके, अब एक और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है हमें इस बात के लिए सबूत देते हैं, जैसे हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन का सोर्स और क्या ले सकते हैं, कहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अरे भाई, अगर किसी मेटल रॉड को हीट करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो ये कोई फिलामेंट है, बल्ब का फिलामेंट है, हीट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो फिलामेंट आयोनाइज करेगा। सो by strongly heating certain metal filaments, एक by exposing any form of matter to X-rays, high energy rays है, इनसे जब इंटरेक्ट होगा मैटर तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे, मींस वो मैटर आयोनाइज करेगा। From radioactive substances in the form of beta particles, beta particles fast moving electrons होते हैं, ठीक है। तो जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात समझेंगे तो हमें समझ में आएगा जो बीटा पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस में से निकले हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। By exposing highly active metals like alkali metals, sodium, potassium to UV radiations, तो इन सब केसेस में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनकी भी E/m की वैल्यू जब हम मेजर करते हैं वो भी उतनी ही आती है। तो जो हमारा रिजल्ट है उसको और ज़्यादा फेवर करता है कि यस, कि इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और कोई भी केस ले लीजिए E/m का वैल्यू सेम ही आएगा। तो ये था मेरा टॉपिक आपके लिए, कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। अब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करूंगा।